हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर पॉइंट रनिंग में है, जो हमारा टॉपिक रनिंग में है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ एक तो टर्म्स की और स्टडी करनी है। दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। व्हाट मीन्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब है बहुत से एटम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दिया, उन्होंने अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर लिया। बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम यहाँ पर ये चीज़ देखने वाले हैं, कौन से एटम अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, कौन से एटम अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होंगी, उनकी बात करेंगे। पहला पॉइंट जो आपको समझना है, देखो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में जो हमको ये चीज़ समझनी है, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है वो हम समझते हैं। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आप उतने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो। एक बार दोबारा समझ लो। सपोज दैट आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी आपके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट थिंग ऑफ दिस अप्रोच, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड is equal to number of unpaired electron required। उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। और कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम्स जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड इट्स कोवेलेंसी। बात समझ में आ रही है। कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग से बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक एटम के द्वारा शेयरिंग से ही बनता है। अब हम बात करते हैं इसके लिए, सपोज दैट कार्बन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कार्बन। अगर कार्बन का आप कन्फिग्रेशन देखो अकॉर्डिंग टू आप सुनते चलोगे बेटा, दैट इज 1s2 1s2 इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे। 2s2 दैट इज 2p2, यही तो होता है भाई 2p2। ये किस में कंडीशन है बेटा, इन ग्राउंड स्टेट, इन GS। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो उसका एक्चुअल में कन्फिग्रेशन है उसकी बात चल रही है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बेटा कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है बेटा सदैव। कार्बन सदैव क्या बनाता है, 4 बॉन्ड। इसके हिसाब से तो कार्बन को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन कितने अनपेयर्ड कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4। तो कैसे करेगा भाई, देखो एक चीज याद रखो, इस सिचुएशंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप। हम बात करेंगे इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, FES। किसकी बात चल रही है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नियर एनर्जी वाले सेल में जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नियर एनर्जी सेल वाले वेकेंट ऑर्बिटल्स में जंप कर जाते हैं। एक बार दोबारा समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप नियर वैलेंसीज, नियर एनर्जी सेल इन वेकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल में जंप करेंगे और ऐसे ऑर्बिटल में जंप करेंगे जहां एनर्जी क्या हो, नियरली सेम हो। अब आप देख रहे हो ये भी 2s का है, सेकंड सेल का है, ये भी सेकंड सेल का ऑर्बिटल है, तो इनकी एनर्जी नियरली क्या होगी बेटा, सेम होगी। तभी यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करेगा बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल में जंप करेगा। ऐसा नहीं यहाँ जंप कर गया यहाँ जंप कर गया, सदैव इलेक्ट्रॉन किस में जंप करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल में जंप करेगा। और कंडीशन क्या होगी, उनकी एनर्जी नियरली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल में जंप करे, लेकिन एक सी कंडीशन होनी चाहिए, जंप करने के लिए एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। यानी कि जिस ऑर्बिटल में वो जंप कर रहा है उसका जो सेल नंबर है उससे मैच करना चाहिए।
बात समझ में आ रही है? अगर ये यहाँ जंप करेगा तो कार्बन किस तरह से बनेगा बेटा आपका 1s, 2s में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, अब 3 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ पर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, सदैव 4 बॉन्ड बनाता है। आपको याद रखना है बेटा, कार्बन सदैव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर ये सिचुएशन के हिसाब से काम करेगा तो कार्बन सदैव 2 बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना। अब देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं बेटा, पेयर अप होना। बात समझ में आ रही है, क्या होना चाहते हैं, पेयर अप। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे बेटा, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें CH4, किसकी बात करें बेटा, CH4 की बात करें तो आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, उसके पास क्या है बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता पड़ा बेटा, कार्बन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करता है वो आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉन जंप वेकेंट ऑर्बिटल में करता है, और उस वेकेंट ऑर्बिटल में करेगा जिनकी एनर्जी नियरली क्या होगी, सेम। ये भी सेकंड सेल का है, ये भी सेकंड सेल का है, 2s भी सेकंड सेल का है, 2p भी सेकंड सेल का है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से जंप कर जाएगा। अब मैं पूछने लगूं, क्या 1s का इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये फर्स्ट सेल और ये क्या है, सेकंड सेल। एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, और एनर्जी डिफरेंस आता है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ कर सकता है, जहाँ एनर्जी सेम और नियरली सेम हो या फिर अप्रोक्सीमेट सेम हो। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी किस तरह से वो ऑक्टेट्स को फॉलो करता है। यहाँ तक तो बस यही बात है बेटा, यहाँ पर कार्बन ओनली 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्टेट्स को फॉलो करता है। लेकिन हम अदर बात करें और आगे बात करें तो समझेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ सल्फर, इन केस ऑफ सल्फर की बात करेंगे। इन केस ऑफ सल्फर, सल्फर के केस में आप देखोगे बेटा कंफ्यूजन होगा इसका 1s 2s2 2p6 3s2 3p4 होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या होगा, पूरी तरह से वेकेंट होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं आउटर मोस्ट शेल से। इनर सेल का तो यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होगा, इनर सेल का तो यहाँ कोई रोल नहीं होगा भाई, इनर सेल का रोल होगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन से इलेक्ट्रॉन्स करते हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल के। एक्साइटेड स्टेट में जब जंप करेंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो भी आउटर मोस्ट शेल की करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर हम सल्फर को रिप्रेजेंट करें इन ग्राउंड स्टेट, GF में अगर इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 4s2 सॉरी 3s2 3p4 1 2 सॉरी दैट इज 3p4 1 2 3 दैट इज 4, और दैट इज 3d क्या होता है, यहाँ वेकेंट होता है। अब आप इस हिसाब से देखोगे तो ये वाला सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इस सिचुएशन में इसकी कोवेलेंसी क्या होगी बेटा, 2 होगी। बात समझ में आ रही है। अगर सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब वो ग्राउंड स्टेट में है। अब आप एक चीज बताओ, क्या ये सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्साइटेड स्टेट में जंप कर सकता है बेटा? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है। बात समझो बेटा, क्या ये सल्फर अपने यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड कर सकता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, नहीं कर सकता बेटा? बिल्कुल कर सकता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकता है, नहीं करा सकता? बिल्कुल जंप करा सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल, और वो भी सेम है सेल का भी 3s है, तो ये भी क्या है आपका 3d है। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन जंप किस में करता है बेटा, जहाँ एनर्जी क्या हो बेटा, इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। बात समझ में आ रही है। 3d और 3p में देखोगे एनर्जी में डिफरेंस आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो सेम होगी। तो हम बात करें सल्फर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया सपोज 3p में से। अब 3p में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 3p3 हो जाएगा, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कितनी कोवेलेंसी रिप्रेजेंट करता है बेटा? 4 कोवेलेंसी रिप्रेजेंट करेगा। आपने ये भी देखा सल्फर तो 6 बॉन्ड बनाता है, तो हम बात कर सकते हैं सल्फर इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। FeS का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, SeS दैट इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? पेयर्ड का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ऐसा नहीं पेयर अप वाला जंप कर जाए, अनपेयर्ड जंप नहीं करता बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो दैट इज 3s एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3p और दैट इज 3d 1 और 2। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कोवैलेंसी क्या होगी? अब इसकी कोवैलेंसी क्या होगी बेटा? 6 होगी बेटा। बात समझ में आ रही है? अब इसकी कोवैलेंसी क्या होगी? 6 होगी। तो इस वजह से आपको पता बेटा SO3 इस तरह से सल्फर ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। बात समझ में आ रही है? सल्फर SO3 में आप देखो बेटा, यहाँ सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 6 बॉन्ड बना रखे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा कि अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करें तो ये भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये भी फॉर्म होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती हैं। आपके हिसाब से अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन जब आपने एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट बताया तो ये स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये फॉर्म कर सकता है। तो आपको याद, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कौन सी स्ट्रक्चर सही है? एक्चुअल में स्ट्रक्चर तो दोनों ही सही है, SO3 की स्ट्रक्चर यहाँ पर बेटा दोनों ही सही है, लेकिन हम ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देते हैं जो ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ रही है? जो कंपाउंड मोर नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। सो दिस इज मोर स्टेबल देन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप SO3 की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट इसको कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा दिस कंपेयर टू दिस। यहाँ पर इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं क्योंकि ये क्या कर सकता है? अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि इसकी कोवैलेंसी यहाँ पर आपको पता किस तरह से ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। सल्फर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आकर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ भाई? यहाँ तक ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो यानी कि एक चीज़ याद रखो, जो कंपाउंड यानी कि जो एलिमेंट मोर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो बॉन्ड यानी वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर हम आगे की बात करें, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऑक्सीजन क्या अपना ऑक्टेट का एक्सपेंड नहीं कर सकता क्या? सल्फर ने तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर दिया, क्या ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है? अगर आप देखो बेटा, ऑक्सीजन को देखो 1s2 2s2 2p4, क्या यहाँ पर कुछ वेकेंट ऑर्बिटल है क्या? 2s देखो बेटा ये हो जाएगा, 2p ये हो जाएगा। क्या यहाँ 2d फॉर्म आता है क्या? 3d कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड सेल से। क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं जंप कर सकते हैं क्या बेटा? इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहीं जंप कर सकते हैं क्या बेटा? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है ही नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है ही नहीं। तो ऑक्सीजन हमेशा क्या कोवैलेंसी दिखाता है? इसकी कोवैलेंसी हमेशा 2 होती है ऑलवेज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। इट यानी ऑक्सीजन डज नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड क्यों नहीं कर सकता? वेकेंट डी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड ही नहीं बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। अगर यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल होता तो ऑक्सीजन भी अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड करता। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, सल्फर तो हमारा 6 कोवैलेंसी शो करता है, लेकिन ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, रीजन क्या है? सल्फर की कोवैलेंसी तो क्या बेटा 6 भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, रीजन क्या है? आप बता सकते हो बेटा? क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीजन होता है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, बट सल्फर एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट 3d ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बेटा। फास्फोरस की बात करें बेटा, फास्फोरस क्या होता है आपका 15। देखो फास्फोरस कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अगर आप इसको देखोगे बेटा दैट इज 3s2 इन GS, दैट इज 3p। लेकिन आपको पता है यहाँ थर्ड सेल स्टार्ट हो गया तो वेकेंट डी ऑर्बिटल तो आना कंफर्म है। अब देखो यहाँ पर फास्फोरस क्या कोवैलेंसी शो कर रहा है भाई, 3 कोवैलेंसी शो कर रहा है, यानी कि 3 बॉन्ड बना सकता है। आपने देखा था बेटा जो सल्फर होता है वो ग्राउंड स्टेट में 2 कोवैलेंसी शो करता है, एक्साइड स्टेट में 4 कोवैलेंसी शो करता है, सेकंड एक्साइड स्टेट में उसकी यानी कोवैलेंसी क्या हो जाती है 6 हो जाती है। इसी तरह से फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में 3 कोवैलेंसी शो करता है, लेकिन फर्स्ट एक्साइड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करेगा FeS और इसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी बताओ भाई 5 कोवैलेंसी हो जाएगी। कितनी कोवैलेंसी हो जाएगी इसकी 5 कोवैलेंसी हो जाएगी। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 5, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कितने बॉन्ड बना सकता है फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। बात समझ में आ रही है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन नाइट्रोजन की कोवैलेंसी सदैव कितनी मैक्सिमम 4 होती है, मैक्सिमम नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होती है, लेकिन फास्फोरस की क्या होती है बेटा 5 होती है। इसका रीजन क्या है आपको पता है बेटा, PCl5 तो एग्जिस्ट कर जाएगा एग्जिस्ट, बट NCl5 डज नॉट। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि PCl5 फास्फोरस जो है अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन किसका एलिमेंट है बेटा, नाइट्रोजन सेकंड सेल का, फास्फोरस किसका एलिमेंट है बेटा थर्ड सेल का। अगर ये सेकंड सेल का ऑर्बिटल है तो ये डज नॉट एक्सपेंड इस ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ क्या होगा बेटा 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट, 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट, यहाँ 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है भी जिससे ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन में कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल की PCl5 की बात हो गई है तो यहाँ देखो बेटा इस तरह से जो फास्फोरस है 5 बॉन्ड बनाता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑक्टेट का एक्सपेंड कौन से एलिमेंट कर सकते हैं, कौन से एटम कर सकते हैं जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स और ये वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वो एक्साइड स्टेट में जंप करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा सकते हैं एक्साइड स्टेट में जंप करा सकते हैं। जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्क करती है। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी।